चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां आज कई इलाकों में ब्लैकआउट होगा। दिल्ली में भी आज कई इलाकों में होगा ब्लैकआउट। रात 8 बजे से 8:15 तक एनडीएमसी इलाके में ब्लैकआउट होगा, यानी कि अब से लेकर 15 मिनट तक कई इलाकों में देश की राजधानी दिल्ली में ब्लैकआउट होगा। देश भर में कई जगह पर मॉक ड्रिल की जा रही है और इसी मॉक ड्रिल के तहत तमाम चीजों को देखा जा रहा है, निगरानी रखी जा रही है, सिखाया जा रहा है क्या कुछ कैसे होगा, अगर युद्ध होता है तो किस तरह से भारत तैयार है, इसकी प्रैक्टिस इस वक्त की जा रही है देश भर में। रात 8 बजे से लेकर 8:15 तक एनडीएमसी इलाके में ब्लैकआउट होगा। इस वक्त की बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां पर कई इलाकों में अब से कुछ ही देर में ब्लैकआउट होगा। 15 मिनट का ये ब्लैकआउट बताया जा रहा है और इलाका एनडीएमसी का होगा जहां पर ब्लैकआउट होगा। कई और जगहों पर ब्लैकआउट देखा गया है। किस तरह से लोग तैयार है, सिविलियंस कितने तैयार है, इन तमाम चीजों की ट्रेनिंग और इनको निगरानी करने की कोशिश की जा रही है। आज देश भर में 7 तारीख को कई जगह पर मॉक ड्रिल हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे पंकज, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। पंकज, क्या जानकारी मिल पा रही है? बताया जा रहा है अब से 8:15 तक एनडीएमसी इलाकों में ब्लैकआउट होगा। बिल्कुल, देखिए लुटियंस दिल्ली की बात किया जाए, मैं इस वक्त कर्तव्य पथ पर मौजूद हूं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, देख सकते हैं आप मेरे पीछे ठीक राष्ट्रपति भवन है। अगर बात किया जाए सर्वप्रथम नागरिक तो उन्हीं के यहाँ से जो ऑपरेशन ब्लैकआउट का स्टार्ट किया गया है, पहले वहाँ पे बत्तियाँ कटी हैं, उसके बाद ठीक रक्षा मंत्रालय मेरे ठीक सामने मौजूद है, वहाँ पर भी बत्तियाँ काट दी गई। उसके बाद गृह मंत्रालय का जो ऑफिस है वहाँ भी बत्तियाँ बुझा दी गई हैं। ठीक मेरे पीछे आप दिखाना चाहूँगा कि संसद जो है जहाँ पर संसद भवन चला है, वहाँ पर भी देखिए आप किस तरह से बत्तियाँ जो है यहाँ पर बुझा दी गई हैं, बंद कर दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन ब्लैकआउट जो कहा गया था वो सर्वप्रथम नागरिक से ही शुरुआत की गई है। यहाँ पर ऑपरेशन ब्लैकआउट के तहत बत्तियाँ जो है काट दी गई हैं। 15 मिनट तक ये बत्तियाँ बंद की जाएंगी। और बात किया जाए लुटियंस दिल्ली का, तो लुटियंस दिल्ली में लगातार जो है 15 मिनट इस तरह से जो आदेश किया गया था, जिस तरह से कहा गया था कि ऑपरेशन ब्लैकआउट के तहत इस तरह से जो है बत्तियाँ काटी जाएंगी, उसके अंतर्गत ठीक 8 बजे यहाँ पर बत्तियाँ काट दी गई हैं। बिजली जो है नहीं चल रही, सभी लाइटें बंद कर दी गई हैं। यहाँ पर जहाँ पर जिस स्थिति में था उसी स्थिति में है। जो निर्देश दिया गया था उस निर्देश का पालन करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। ठीक आप देखिए यहाँ पर जो गाड़ियाँ जा रही हैं, जो गाड़ी भी हैं, कई गाड़ियाँ ऐसी हैं जो साइड में रुक गई हैं, वो भी अपने लाइट जो है बंद कर दिए हैं। राष्ट्रपति भवन का ये मेन कहा जाए तो कर्तव्य पथ है। कर्तव्य पथ पर अभी भी कोई बत्ती यहाँ पर नहीं चल रही, चाहे वो राष्ट्रपति भवन हो, चाहे रक्षा मंत्रालय हो, चाहे वो गृह मंत्रालय का ऑफिस हो। तमाम जो यहाँ पर जो लुटियंस दिल्ली अगर कहा जाए तो पूरे लुटियंस दिल्ली में ऑपरेशन ब्लैकआउट के तहत बत्ती जो है यहाँ पर काट दी गई है, बिजली बंद कर दी गई है। यहाँ जिस तरह से निर्देश दिया गया था उस निर्देशों का कहीं न कहीं पालन किया जा रहा है और शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। तमाम जिस तरह के आदेश किए गए थे, जिस तरह से प्लानिंग की गई थी, उसके अंतर्गत पंकज, ये वो इलाका है देश की राजधानी दिल्ली का जो हर वक्त लाइट से भरपूर रहता है, जगमगाता रहता है। दूर दराज से लोग आते हैं कर्तव्य पथ को देखने के लिए, प्रेसिडेंट हाउस को देखने के लिए, इंडिया गेट को देखने के लिए। यकीन नहीं हो रहा है कि जब लाइट्स इस तरह ऑफ हो जाएंगी कि किसी को जानकारी ही नहीं हो रही है कि आप इस वक्त कहां खड़े हैं। बहुत बड़े ऑपरेशन के तहत एक तरह से तमाम चीजें जो प्रैक्टिस देश भर में आज की जा रही है, उस प्रैक्टिस में ये बहुत बड़ी ड्रिल है जो इस वक्त एग्जीक्यूट की जा रही है देश की राजधानी दिल्ली में। बिल्कुल, देखिए कई लोग ऐसे आए थे जिनको पता नहीं था, वो भी यहीं पर साइड में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको जब हम लोगों मीडिया के द्वारा पता चला कि इस तरह का यहाँ पर ऑपरेशन ब्लैकआउट के तहत यहाँ पर लाइट बंद की जाएगी, तो वो भी साइड में बैठे हुए हैं। बहुत से लोग हैं जो आके बैठे हुए हैं। फिलहाल जिस तरह से ऑपरेशन के तहत बातें की गई थी कि ऑपरेशन ब्लैकआउट के तहत लोगों को एक तरह से जोड़ा जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा और बताया जाएगा कि ये किस लिए किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, तो उसके अंतर्गत अगर बात किया जाए तो लुटियंस दिल्ली या जो कर्तव्य पथ से ही शुरुआत की गई है। यहाँ पर लाइट जो है पूरी बत्तियां जो है बुझा दी गई हैं और 15 मिनट तक ये बत्तियां बुझी रहेंगी। जिस तरह से एक समर्थन कहा जाए या इस तरह से कहा जाए कि लोगों को जागरूक करने के लिए, जिस तरह बिल्कुल, यानी कि अगले 10 मिनट और ऐसे ही तस्वीर आपको देखने को मिलेगी देश की राजधानी दिल्ली में। शुक्रिया पंकज जानकारी देने के लिए। तो देश भर के अलग अलग इलाकों में आज मॉक ड्रिल हो रही है, जिसकी तस्वीर हमने आपको अभी दिखाई देश की राजधानी दिल्ली से। आगे बढ़ते अपने शो की तरफ रुख करते हैं, जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। हिंदुस्तान का बदला। रात के सन्नाटे में जब पाकिस्तान नींद में डूबा था, तब भारत ने उसकी छाती पर कहर बरपा दिया है। रात के सन्नाटे में हिंदुस्तान की आंधी पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को तबाह कर गई है। 25 मिनट 24 मिसाइलें, 9 टारगेट खाक में मिल गए थे। यह है ऑपरेशन सिंदूर।
भारत की वो गर्जना जो दुश्मन की रगों में जहर बनकर दौड़ गई है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो खून बहा, उसकी हर बूंद की कीमत चुकाई गई है। मिसाइलों से टारगेट लॉक करके दुश्मन के गढ़ में घुसकर जैश का बहावलपुर, लश्कर का मुरिद के, हिजबुल का महमूना अब सिर्फ मलबा का ढेर बन गया है। यह है नया भारत जो वार्निंग नहीं देता है, सीधे वॉर करता है। भारत ने सिर्फ आतंक का सिर नहीं कुचला है, दुनिया को यह बता दिया कि पाकिस्तान अब बच नहीं सकता है। अपने पालतू दरिंदों को ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक कार्रवाई नहीं, यह ऐलान है। अगर फिर आंख उठाई तो अगली बार रेखाएं सरहद पर नहीं, इस्लामाबाद के नक्शे पर खींचेंगी। तो रुकिए मत, हटिए मत, देखिए, सुनिए और समझिए। पाकिस्तान को जब भारत ने रात में नींद नहीं जवाब दिया, ऑपरेशन सिंदूर, आतंक के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक। इसी मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, कई सवाल उनसे पूछेंगे, जवाब तलाशेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये दिखाते हैं जो आप लगातार देख रहे हैं, भारत के पराक्रम की 9 तस्वीरें, जिसे भारतीय शूरवीरों ने आतंक का अड्डा मिट्टी में मिला दिया है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। भारत ने पहलगाम हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। ये उन्हीं 9 आतंकी ठिकानों की तस्वीरें हैं। ऑपरेशन सिंदूर के ये 9 वीडियो देखिए, जिसमें आतंक के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया है। ये बदला दिखाता है नया भारत, भूलता नहीं बल्कि घर के अंदर घुसकर बदला लेता है। ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर, इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। जितेंद्र कुमार ओझा हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, वो हमारे साथ जुड़ गए। कर्नल जेके सिंह है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाइस एयर मार्शल नितिन वैद, वो भी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जितेंद्र कुमार ओझा, सबसे पहले रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगी। दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है आज, और इस बात की जानकारी हर किसी को थी कि भारत किसी भी वक्त पहलगाम का बदला लेगा, और वो बदला कितने ठोस तौर पर लिया गया है आज हम सबके सामने है। मैं बदला शब्द की बजाय कहूंगा कि सजा देने की काम किया है। पाकिस्तान हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकता है, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। कि आप देखिए कि जिस देश का आर्मी चीफ जाके हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत है, किसी समुदाय के खिलाफ जो नफरत की बात कर रहा था, मैं नहीं समझता हूं कि हिटलर की नाजी सोच की जो बात करते हैं उससे घिनौनी ये सोच, कम सोच थी, उससे भी ज्यादा घिनौनी सोच थी। और उसके बाद देखिए कि वो क्या कर रहे हैं कि कुछ निहत्थे लोगों को उनकी जाति, धर्म, नस्ल जो भी पूछ के उसकी हत्या की जा रही है। इससे घिनौना कोई काम नहीं हो सकता। देखिए, कभी कभी युद्ध आवश्यक हो जाता है देशों के बीच में, सम्मानीय देशों के बीच में, कि युद्ध करना पड़ता है। लेकिन ये युद्ध तो नहीं है, ये तो मानवता की हत्या करने की कोशिश की गई है। तो हम इस शब्द को बदला नहीं कहें। और आप देखें कि जिस तरीके से हमारी सेना ने काम किया कि किसी भी सिविलियन पे, किसी भी निहत्थे व्यक्ति पे आक्रमण नहीं किया, यहां तक कि पाकिस्तान की सेना के इंस्टॉलेशन को भी टच नहीं किया। उनको सिर्फ एक बात की सजा देना चाहते थे कि देखिए, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया कि पालतू दरिंदों को जो आप पाल के रखे हैं, आज तो हम इस दरिंदों को सबक सिखा रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ता है तो हमारी सामर्थ्य, हमारी शक्ति इतनी है कि आपको भी हम सजा दे सकते हैं। लेकिन आप चेंज चाहिए, आप सुधर जाइए। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज था। और मैं नहीं समझता कि कोई भी सिविलाइज्ड देश जो है हमारे खिलाफ जा सकता है। जहां तक पश्चिम का या चाइना का, जिसका भी अपना जो कुछ भी जियोपॉलिटिकल एजेंडा है, मैं समझता हूं कि उनका एजेंडा सिर्फ अपने लिए है, लेकिन कोई पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होगा। तो हमें ये याद रखना है
कि हम सारी मानवता के लिए खड़े हैं। पाकिस्तान नाम का कैंसर या जो दरिंदगी आप कहें पूरी मानव जाति के लिए खतरा है, और उस खतरे को देखते हुए भारत देश ने, हमारी डिफेंस फोर्सेस ने उनको सजा दी है। तो इसलिए हमें उन्हें कभी भी अपने बराबरी पे सोचने का मौका नहीं देना चाहिए, और इसे बदला शब्द भी नहीं कहना चाहिए। कंचन जी, कर्नल जेके सिंह, पाकिस्तान हैज लॉस्ट द लिटिल दे हैड, और मुझे लगता है कि आज के दिन को एक डे बोलना चाहिए, व्हाट अ डे। सुबह की शुरुआत कितनी अच्छी खबरों के साथ हुई है, ऑपरेशन सिंदूर के साथ हुई है। देश भर में आज सेलिब्रेट किया जा रहा है, उन तमाम शहीदों को याद किया जा रहा है जिनकी जानें गई थी, और देश में खुशी का माहौल है। इंतजार आज के ही दिन का हो रहा था। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी जेके सिंह जी कि कितनी स्ट्रैटेजी लगी हुई होगी, ये 15 दिन में क्या कुछ हुआ होगा, किस लेवल से हर पहलू पर जांच पड़ताल की गई होगी कि ऐसे ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया जो इतना सक्सेसफुल हुआ है। बिल्कुल, मैं आपका जवाब देना चाहता हूं, और उस जवाब से पहले 3-4 लाइनें मैं एक कविता में कहना चाहता हूं कि काम अभी भी नहीं पूरा है, प्रतिशोध पूरी तरह से अधूरा है। मुझे सांप का फन नहीं, पूरा जहर चाहिए। तीनों हाफिज, लखवी और अजहर चाहिए। कंधार की टीस अब तक खटकती है दिल में। छुपे हुए थे तुम अब तक पाकिस्तानी बिल में। हमें उन पर और प्रहार, विध्वंसक वार चाहिए। हर आतंकी सीने में हिंदुस्तानी अंगार चाहिए। अब झुकने की नहीं, झोंकने की बारी है। जो और अभी छुपे हैं उन्हें ऊपर भेजने की तैयारी है। हमें नहीं माफ करना है। एक आतंकी लिस्ट मुंबई से अब तक बनाई है, उसे पूरा साफ करना है। दुश्मन ने ऑपरेशन सिंदूर देखा है, शौर्य का 16 श्रृंगार अनकहा अनदेखा सरेखा है। ये तो बस ट्रेलर झांकी है, पाकिस्तान पिक्चर तो अभी बाकी है, पिक्चर तो अभी बाकी है। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। आपने कहा किस तरह की तैयारियां हुई। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस पर बहुत बारीकी से अध्ययन किया गया। एनटीआरओ ने तमाम ऑपरेशंस के लिए जो जरूरी लोकेशंस सेना द्वारा दिए गए थे, कई सारे लोकेशंस थे, उनमें से उन जगहों को चुना गया जिन जगहों पर आतंकवादी अड्डे थे। मुझे इस बात का इल्म है कि जरूर देखा गया होगा, अगर कहीं पर ऐसे अड्डे थे जहां सिविलियन फॉल आउट हो सकता था तो उनको फर्स्ट फेज में जरूर अवॉइड किया गया होगा। सबसे पहले सेना ने कुछ एक आतंकी अड्डों की जानकारी दी, उसके बाद हमारे सैटेलाइट और बाकी जो हमारे पास संसाधन है उसके द्वारा एनटीआरओ ने उसे पूरी तरह से लोकेट किया। लोकेट करने के बाद अगर आपने देखा होगा कि पिछले 15 दिनों से काफी हरकतें हो रही थी, तो जमीनी तत्व भी हमारे पास जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो बताता है कि वहां कौन मौजूद है और कौन मौजूद नहीं है। अगर वहां पर सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होता तो मैं ये कहूंगा कि टेररिस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को ही सिर्फ बर्बाद करने से टेररिज्म की सोच बर्बाद नहीं होती। इसलिए उन्होंने इस बात का यकीन किया कि वहां पर टेररिस्ट मौजूद हैं, और वहां पर लोकेशन आइडेंटिफाई करने के बाद फिर अगली बार आई कि क्या क्या ऑप्शंस हैं उस लोकेशन तक पहुंचने के लिए। क्या हम थल का इस्तेमाल करें, हवाई इस्तेमाल करें, क्या फिजिकली मूवमेंट करें। तो इस तरह की सामरिक सोच के बाद तब इसे तैयार किया गया। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा, लोगों ने सोचा था कि सायरन इस तरफ बजेगा और हम मॉक ड्रिल करेंगे, सायरन तो उस तरफ बज गया। लोगों ने कहा कि हम ड्रिल करेंगे, पर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को ग्रिल कर दिया और पाकिस्तान पर धावा बोला। और अगर आप देखेंगे इस पूरी कार्रवाई को साम दाम दंड भेद सब चीज का इस्तेमाल किया गया, और तब कहीं जाकर ये एक ऐसा निर्णायक प्रहार बना कि दुश्मन वापस उठ नहीं सकता है।
और इसी के रिएक्शंस जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से लगातार सामने आ रहे हैं और लगातार इस पर चर्चा भी हो रही है। नितिन वैद जी, अगर बात की जाए मसूद अजहर के परिवार वालों की, 10 के 10 सदस्य खत्म हो गए हैं, कई रिलेटिव्स खत्म हुए हैं, बहुत बड़ी खबर है ये। पाकिस्तान के लिए भी खबर बहुत बड़ी होगी, हमारे लिए तो सेलिब्रेट करने की खबर है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी मार्शल नितिन वैद कि किस तरह से कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड होते हैं, क्या इंटेलिजेंस यहाँ पर मिलता है कि ज्वाइंट ऑपरेशन ऐसा चले, और इस नाम पर भी चर्चा होनी चाहिए, जो नाम भारत सरकार पीएम मोदी की तरफ से दिया गया है, जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। ये नाम पहलगाम में जिन तमाम महिलाओं ने अपने सिंदूर को खोया है उनके रिस्पेक्ट में रखा गया है। बिल्कुल कंचन जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। और जिस तरह से कर्नल जेके सिंह ने विस्तार से बताया कि उनसे इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज इसमें अपना योगदान देते हैं, तो उनमें एक एलटीआर का उन्होंने नाम ले लिया। इसके तहत टेक्निकल इंटेलिजेंस गैदरिंग अच्छे से मिल जाता है। और जब इस तरह का यूनिट अच्छे समन्वय के साथ आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के साथ समन्वय से काम करता है, तो जो भी हमारे टारगेट्स हैं जिनको हमको डिस्ट्रॉय करना है, वो बहुत एक्यूरेटली हम चुन सकते हैं। और उस टारगेट में हमको ये भी पता चल जाता है कि कितने लोग वहाँ मौजूद हैं, और अगर ज़्यादा टेक्निकल इनपुट की ज़रूरत होती है तो शायद ये भी पता चल जाएगा कि कौन लोग वहाँ पर मौजूद हैं। तब जब इस तरह का इनपुट आ जाता है तब वो टारगेट्स आइडेंटिफाई होते हैं। और उसी तरह हमने जब बालाकोट का स्ट्राइक किया, तो भले ही कुछ भी कोई भी कहे, एलटीआरओ का इनपुट बिल्कुल साफ था कि उस वक्त तकरीबन 300 मोबाइल्स उस जगह ऑन थे, और जब हमारा स्ट्राइक खत्म हुआ एक भी मोबाइल वहाँ पे ऑन नहीं था। तो ये जो टेक्निकल इनपुट है ये बहुत सही तरीके से जताता है कि कितने आतंकवादी वहाँ थे और कितने आतंकवादी का वहाँ खात्मा हुआ है। और उसी तरह इस बार भी जो इनपुट्स हमको टेक्निकल इनपुट्स आए हैं वो बहुत सटीक से आए हैं, और हमने सिर्फ आतंकवादियों के अड्डों के ऊपर ही हमला किया है, जिसके चलते आप ये देखो कि पाकिस्तान आर्मी को भी हमने छुआ नहीं। सिविलियन तो बहुत दूर की बात है, ना किसी सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट को छुआ है, ना उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को छुआ है। तो इस तरह के जब हमने टारगेट्स चूज किए हैं और सटीक तरीके से चूज किए हैं, तो मुझे ये लगता है कि बहुत ही सही निर्णय लिया है इस सरकार ने। और मुझे लग रहा है इसकी सराहना भी हर जगह हो रही है नितिन जी, हर जगह इसकी सराहना हो रही है। जेके सिंह जी, मैं एक और बात आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि लगातार इस पर चर्चा हो रही है कि बिना बॉर्डर क्रॉस किए, बिना पाकिस्तान में घुसे इतनी धमाकेदार स्ट्राइक की है कि पाकिस्तान और पीओके के जितने भी 9 टेरर कैंप्स थे जिनको टारगेट किया गया है, पहले ही 9 टेरर साइट्स को, उनको पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है। जो तस्वीरें आ रही है आज, इन तस्वीरों को देखकर एक ही शब्द निकल रहा है, शानदार। ये कैसे संभव होता है और कितनी शौर्य की बात है भारत के लिए, भारतीय सैनिकों के लिए, कि बिना पाकिस्तान, बिना बॉर्डर क्रॉस किए ही इस तरह की करतब कर दिखाया है। ये बहुत ही पहली बात तो बहुत मेहनत की गई है इसमें, और बहुत साहस के साथ ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया, और इसमें शौर्य भी है और इसमें सटीकता भी है, और साथ ही एक सीमित तौर पर यह प्रहार किया गया है। मैं 2 लाइन कहना चाहता हूं कि कान खोलकर सुन ले दुश्मन, जब मैं जाऊं रण में यूठन, लहर लहर के आसमान में बायनेट पे लहराऊंगा, मातृभूमि के कण कण को शत्रु रक्त से नहलाऊंगा, अब की बार तिरंगा तेरी छाती पर फहराऊंगा, अब की बार तिरंगा तेरी छाती पर फहराऊंगा। अगर इस तरह की कार्रवाई जब की जा रही है तो इसमें आप ये चीज समझें कि बहुत बड़े दुस्साहस, बहुत बड़े साहस की जरूरत है। यह एक आम ऑपरेशन नहीं है। रात में दुश्मन के इलाके में सूरज को उगा देना। कई लोग तो रात के 1:30 बजे उठे होंगे और सोचते होंगे कि यह सूरज कहां से उगाया। यह सूरज शौर्य का सूरज था, यह सूरज संकल्प का सूरज था, 140 करोड़ जनता के संकल्प का। यह सूरज एक ऐसे चमत्कार का था जब पूरा राष्ट्र एक श्वास, एक कदम, एक बोल हो जाता है, तब कहीं जाकर इस तरह का सूरज शौर्य का दुश्मन के इलाके में निकल के आता है और रात की कालिमा को
चीर कर वह सूरज जब आतंक के सीने पर पड़ता है, तब उस समय धरती की धुरी भी एक तरफ हो जाती होगी, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। और मुझे लगता है कि जो आपका सेंटिमेंट है सर, आज हर किसी का वही सेंटिमेंट है और उसी सेंटिमेंट के तहत हम सब इस बात की चर्चा कर रहे हैं, भारत की शौर्य गाथा गाते हुए नजर आ रहे हैं। जितेंद्र कुमार जी, मैं ये समझना चाहती हूँ, जब भी 1-1:30 बजे ये स्ट्राइक की गई थी और उसके बाद ऑफिशियली ट्विटर पर इसका स्टेटमेंट सामने आया था आर्मी की तरफ से, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हालांकि 10:30 बजे की थी, उसके बाद से ही तमाम देशों की प्रतिक्रिया सामने आई थी। डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया था और उन्होंने स्टार्टिंग इससे की थी, व्हाट अ शेम, वी न्यू इट वॉज अबाउट टू हैपन। चाइना का भी स्टेटमेंट सामने आया जिसमें चाइना ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि वॉर की स्थिति नहीं होनी चाहिए, डिप्लोमेटिक टॉक होनी चाहिए। किस तरह से इनको देखा जाए जब इन मुल्कों पर, खुद के देश पर ऐसे कोई टेरर की गतिविधियां होती है, तो ये किस तरह के जवाब देते हैं वो हम सब ने देखा है। लेकिन ऐसे स्टेटमेंट देना, चाहे यूएस की तरफ से, चाइना की तरफ से, ये क्या दर्शाता हुआ नजर आ रहा है? जैसे मैंने इजराइल का देखा, इजराइल ने खुले तौर पर भारत का समर्थन किया है। एस जयशंकर ने तमाम देशों, तमाम मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स से भी बात की है, उनको पूरी जानकारी दी है कि क्या कुछ हमारे देश में हुआ है, कैसे स्ट्राइक कंडक्ट की गई है और कितनी सक्सेसफुल ये स्ट्राइक रही है। लेकिन इन सब के बीच में यूएस और चाइना के स्टेटमेंट्स को कैसे देखा जाए? देखिए, अपनी सुरक्षा के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं और दुनिया को जो कहना है वो कहते रहे, वो उनका अपना आउटलुक है जिस पे हमें नहीं ध्यान देना चाहिए। जो आपने कहा कर्नल साहब के एक सेंटिमेंटल और इमोशनल पोइट्रीज में भी बहुत प्रभावित हुआ कि एक सैनिक के दिल में शौर्य भी है और ये जो इमोशन है बहुत ही सारे देश के लोगों को का मैं समझता हूँ पूरा मूड या स्पिरिट लिफ्ट कर दिया है। जहाँ तक इन देशों की बात है, मैं तो बड़ा रूथलेसली जियो पॉलिटिक्स को एनालाइज करता हूँ, प्रैक्टिशनर था, टीचर था, उसके बाद इसको एनालाइज करता हूँ। देखिए, पूरा पाकिस्तान में जो इस्लामिक चरमपंथी की बात करते हैं या आतंकवाद की बात करते हैं, पिछली शताब्दी में, पूरे शताब्दी में अमेरिका के डीप स्टेट के ऊपर शक किया जाता रहा, शक क्या विश्वास किया जाता रहा कि उनके बगैर न तो पाकिस्तान सरवाइव कर सकता था न बच सकता था। हमेशा से उन्होंने वहाँ की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट किया है। आप देखिए कि अफगानिस्तान में जो क्राइसिस हुई, उसी के बाद जो है और ज्यादा तरीके से इस्लामिक चरमपंथी बढ़ी और जब भी भारत में आतंकवाद की घटनाएं होती थी तो अमेरिका उससे बहुत इंसेंसिटिव रहा करता था अंटिल 9/11 होता है, तब उनके सुर बदलते हैं जब उनको खुद तकलीफ होती है। उसके बावजूद आप देखें कि जिस देश में ओसामा बिन लादेन रहता था उसको उन्होंने अटैक नहीं किया, उन्होंने अफगानिस्तान को अटैक किया। और ओसामा बिन लादेन के पकड़े जाने के बाद भी उनके डीप स्टेट का कोई ना कोई तो तबका रहा होगा जो पाकिस्तान को बचाता था, उनके खुद के सैनिक मारे गए। तो देखिए, जियो पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी का बहुत सारा हिस्सा ऐसा होता है जो सतह के पीछे होता है, वो दिखाई नहीं पड़ता और वो कभी आना ही नहीं चाहिए। तो भारत ने जो कुछ भी किया कि देखिए, हम तो काफी खुले तौर से आए, हम तो कभी प्रवोक होना नहीं चाहते थे। हमारे लोगों को पता था कि किस तरीके से पाकिस्तान का बने रहना भी भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए खतरा है। आप देखिए कि 9/11 का अटैक तो अमेरिका की धरती पे हुआ, उसके तार कहां जाते हैं? पाकिस्तान में जाते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को लोग बचा के रखने की कोशिश करते हैं। आप चीन की बात करते हैं, चीन तो हमेशा से चाहता है, उसके पूरी जियो पॉलिटिक्स का इक्वेशन ही है जीरो सम गेम। जीरो सम गेम में वो कभी नहीं चाहेगा कि भारत मजबूत हो। आज जो है अमेरिका के जो विद्वान है वो कहते हैं कि अमेरिका आज भारत के प्रति उसकी अच्छी भावना इसलिए है कि भारत से उसको कोई खतरा महसूस नहीं होता है। देखिए, दुनिया को क्या महसूस हो नहीं महसूस हो, उनका आउटलुक है। किसी भी वॉर में लेकिन एक तो संदेश साफ तौर पर देने की कोशिश की गई और वो भारत दे पाया है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है और इसी के तहत ये तमाम कार्रवाई की गई है। जेके सिंह जी, एक और बात यहाँ पर बताइएगा, क्योंकि जैसे ही ये स्ट्राइक इंडिया की तरफ से की गई है, कई तस्वीरें एलओसी के पास से आई है, जो जम्मू कश्मीर में बॉर्डर एरियाज है जहां एलओसी में कॉमन लोकलाइट्स लोग रहते हैं, उनके घर को टारगेट किया गया है। 10 लोगों की मौत भी है, सिविलियंस 10 एक बार फिर से मारे गए हैं। क्या ये पाकिस्तान की बौखलाहट नजर आ रही है साफ तौर पर? यानी बिल्ली खंभा नोचे, अगर वो उसे मालूम है कि वह किसी तरीके से मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे रिटेलिएट नहीं कर सकता है, वो यह भी अभी पूरी तरह से स्वीकार करने में भी उसे थोड़ी घबराहट हो रही है कि ये आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे अंदर था। लेकिन चूंकि अब इतना ट्रांसपेरेंट मीडिया हो गया है और इसके फोटोग्राफ बाकायदा लिए गए थे और हिंदुस्तान ने प्रहार भी किया और प्रचार भी किया। पहले प्रहार किया और उस प्रहार का फोटोग्राफ दिखा करके पूरी दुनिया में प्रचार भी किया। तो अब वो बात नहीं हो सकती जैसे उरी
के समय हुआ, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक में हुआ, जैसे पुलवामा में कई लोगों ने सबूतें मांगी और कई जगहों पे ये धारणा भी बनी रही कि शायद कुछ भी नहीं हुआ है, हम सिर्फ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पर आज अगर आप देखें तो पहली बात ये हुई कि ये बिल्कुल ही प्रिसीजन गाइडेड था, कहीं कोई सिविलियन फॉक नहीं था और ये बिल्कुल इतना सटीक था कि जहां जहां मार करनी थी वहीं पर जाकर गिरा। तो ये एक टेक्निकल जीत भी है और एक टैक्टिकल जीत भी है, एक मशीन की जीत है और मशीन के पीछे जो शौर्य से भरा, अंगार से भरा, बारूद से भरा, राष्ट्र प्रेम से भरा जो सैनिक है, उस भारतीय सैनिक की भी जीत है। और मैं ये कहना चाहता हूं, हिंदुस्तानी सैनिक का, हिंदुस्तानी फौज का सबसे बड़ा हथियार अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल नहीं है। इसका सबसे बड़ा हथियार है कि जब वो समाज में जाता है और एक सैनिक को आम आवाम की आंखों में वह इज्जत मिलती है, वही उसका सबसे बड़ा हथियार है। जब तक आपके जैसे लोगों के आंखों में एक सैनिक के लिए इज्जत रहेगी, भारतीय सेना हमेशा लड़ती रहेगी और विजयश्री हासिल करती रहेगी। ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो दुश्मन ने हमारे ऊपर, हमारे सिविलियन पे फायर किया है, वह एक बेबसी है, बौखलाहट है और यह उन्होंने जानबूझकर सिविलियन टारगेट को किया है, जिससे थोड़ा बहुत और बौखलाहट में हम कोई गलत कदम उठाएं। हम गलत कदम उठाने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।